नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का वन शॉट, मतलब 20 मिनट के अंदर बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे बाबू। और एक बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फार्मूले को पहले आप अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद बाबू आप जो है इनका शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स बना करके अपने पास रख लीजिएगा बाबू। ये फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के टाइम में, जब आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करना होगा, तो उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला होगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाबू। चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। सर करंट दो प्रकार की होती है, एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक सर एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी बच्चे? dq बाई dt होती है, और एवरेज करंट क्या हो जाएगी सर? डेल्टा q बाई डेल्टा t। ये किसी पार्टिकुलर टाइम पे होता है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब किसी टाइम इंटरवल के बीच में देखना होगा तो हम ये फार्मूला बच्चे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर मुझे टोटल चार्ज देखना हो Q बराबर, तो सर इंटीग्रेशन I dt, और टाइम इंटरवल जितना हो T1 से T2 में रख करके हम टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है, और सर बात करते हैं करंट की यूनिट के बारे में। तो करंट की यूनिट बच्चे क्या होती है? एम्पियर होती है। यह कैसी क्वांटिटी होती है सर? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इसको स्केलर बोल सकते हैं ऐसे जनरल लैंग्वेज में, या अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाओगे तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं बच्चे। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट चलता है। मान लीजिए कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन सर ऐसे चल रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में सर क्या होती है? चलती है बच्चे। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, या 1/T को क्या बोलते हैं बच्चे? 1/T को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको पता है बात ना क्या बाबू? 1/T को क्या बोलते हैं सर? 1/T को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर बाबू 1/T को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू एफ हो जाएगा बच्चे। ये भी एक करंट का इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। एफ बच्चे क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। एफ बाबू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इतने सारे बातों को क्या करिएगा आप एकदम दिल में ऐसे बसा करके बच्चे क्या करिएगा? रखिएगा। ठीक है बाबू, एकदम दिल में ऐसे बसा करके आप लोग इन सब फार्मूलों को क्या करिएगा? रखिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सर बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। बच्चे करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है सर? करंट पर यूनिट एरिया। J बराबर बच्चे क्या होगा? I बाई A। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चे यहां पर जो एरिया वेक्टर होता है सर, एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा बच्चे जो करंट जैसे चलती है उसी की डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर को लेते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर को बच्चे लेते हैं। ये हो गया करंट डेंसिटी के बारे में। आगे बच्चे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर क्या होती है? एक स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इसकी वैल्यू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड होती है। देख रहे हो बच्चे, वेरी स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ई भी टाउ अपॉन में LM, या E इंटू ई टाउ अपॉन में M। भी सर पोटेंशियल डिफरेंस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ बच्चे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो समय है। ठीक है, दो कोलिजन के बीच का समय, दो टक्कर के बीच का समय बच्चे क्या है? टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं मोबिलिटी यानी कि म्यू के बारे में। मोबिलिटी बच्चे क्या होती है? म्यू बराबर होती है VD अपॉन में E, या E इंटू ई टाउ अपॉन में E से कैंसिल हो जाएगा तो E इंटू टाउ अपॉन में M हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सर होल की मोबिलिटी से ज्यादा होता है। आगे ये I इक्वल टू बीना वाला फार्मूला हो गया सर। I इक्वल टू बीना, रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इक्वल टू बीना या I इक्वल टू NEA VD हो जाएगा। N बच्चे क्या है? N क्या है? एन बाबू क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एन बाबू क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। VD क्या है बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD बाबू क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलिए आगे बात करते हैं ओम्स के लॉ के बारे में, ओम के नियम के बारे में बच्चों बात करते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है सर? किसी भी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर
उसमें चलने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब? जब सर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर हो तब, मतलब फिजिकल स्टेट हो, अगर वो कांस्टेंट हो तो सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा V बराबर I इंटू आर। ठीक है, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट मतलब क्या सर? वे सर्किट जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं ओमिक सर्किट, और वे सर्किट जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक सर्किट होता है बच्चे। ठीक है, आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। सर रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है? ml अपॉन में n e स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है। ठीक है, और m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ को क्या बोलते हैं बच्चे? रो बोलते हैं। m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ को क्या बोलते हैं बाबू? रो बोलते हैं। रो को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। R बराबर क्या होगा सर? रो इंटू एल बाई ए होगा। यूनिट बच्चे क्या होगा? यूनिट इसका होगा सर ओम। यूनिट क्या होगा बाबू? यूनिट इसका होगा ओम हो जाएगा। यूनिट क्या होगा बच्चे? ओम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब सर प्रतिरोध कैसे ताप के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए सर बात करें, देखो क्या होता है कंडक्टर्स के केस में, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करती है बच्चे? इंक्रीज करती है कंडक्टर के केस में। ठीक है, चालकों के केस में क्या होगा बच्चे कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो देखो टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या करेगी बच्चे? इंक्रीज करेगी। किसके केस में बाबू? टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, सेमी कंडक्टर केस में क्या होगा सर? सेमी कंडक्टर केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज करेगी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करेगी बाबू? डिक्रीज करेगी। ये हो गया देखो कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। ग्राफ बच्चे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सर एलॉयज के लिए अगर मैं बात करूं, देखो एलॉयज मतलब क्या क्या है? नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटिनम, ये मैन मेडेड होता है। ठीक है, इसे इंसान अपने पर्पज के लिए बनाता है। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सर क्या होती है? नियरली अनइफेक्टेड होती है। देखो ग्राफ इसका ऐसे लीनियर टाइप बनेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया सर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर के बारे में। ये सब बच्चे शॉर्ट नोट्स खुद मैंने तैयार किया है, इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ करके चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा बच्चे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इनका शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा बच्चे। उसके अलावा इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, बेसिक शिक्षा ऐप पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, शॉर्टकट फॉर स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग द वायर। अगर किसी वायर को आप खींचोगे तो उसके एक रेडियस में चेंज होगा और उसके एक लेंथ में चेंज होगा। तो अगर आपको चेंज इन लेंथ गिवन है तो r डैश बटे r बराबर l डैश बटे l का क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या कई बार हम ये फार्मूला भी लगा सकते हो क्या? r2 बराबर खींचने पर r2 बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर r1। अगर बोल दे कि 2 टाइम बढ़ गया है, 3 टाइम बढ़ गया, ठीक है, तो ये वाले फार्मूले से भी आप अपना काम बच्चे चला सकते हो। ठीक है, इस वाले फार्मूले से भी आप अपना काम बाबू चला सकते हो। ठीक है, अगर चेंज इन रेडियस गिवन, वही मैंने बताया खींचने पर लेंथ में चेंज होगा और रेडियस में चेंज होगा, तो चेंज इन अगर रेडियस दिया है तो बच्चे उस फार्मूले से आप लगा सकते हो। ठीक है, पावर 4 होगा वहां पे। चलिए आगे चलते हैं सर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए बच्चे टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम लोग बात करते हैं। आर टी बराबर क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी बराबर क्या है सर? रेजिस्टेंस 8 टेम्परेचर T हो जाएगा। R0 क्या है बच्चे? इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अल्फा बाबू क्या है? टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, तापमान गुणांक है। कंडक्टर्स के लिए सर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, और एलॉयज के लिए बच्चे अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर? 0 होती है। तो ये हो गया बच्चे क्या? ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और एलॉयज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये फार्मूला है आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन रेजिस्टेंस में जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से क्वेश्चन आते हैं सब मैंने लिख दिया बच्चे। ठीक है, देखो फर्स्ट 2 कलर का कोड लिखते हैं, तीसरे कलर का मल्टीप्लायर, तीसरे कलर का बाबू क्या लिखते हैं? तीसरे कलर का सर मल्टीप्लायर लिखते हैं। फर्स्ट 2 कलर का कोड, तीसरे का मल्टीप्लायर, और चौथे का क्या होता है बच्चे? चौथे का होता है यहाँ पे टॉलरेंस। चौथे का क्या लिखते हैं बाबू? चौथे का टॉलरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, और ये याद करने का तरीका है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखो फर्स्ट कलर हो गया, इनका कोड हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, टॉलरेंस गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और अगर कोई कलर ना हो तो उसके लिए प्लस माइनस 20% क्या होता है सर? इसका टॉलरेंस होता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग के लिए लिख रहे हैं बच्चे, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आता है बाबू। चलिए
आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन सर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हो, सेम रेजिस्टेंस R सीरीज में जुड़े हैं तो R इक्विवेलेंट n इंटू आर के बराबर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर ये होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हो विद सेम रेजिस्टेंस R तो R इक्विवेलेंट r/n होता है। अगर दो ठो पैरेलल में तो R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा बाबू। आगे चलते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं सर, ठीक है। सेल क्या होती है सर, सेल कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती है। सेल का काम होता है सर केवल एनर्जी को देना, रजिस्टर में एनर्जी को देना बच्चे, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है बच्चे, ठीक है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को याद कर लीजिएगा क्या, कि अगर मान लीजिए ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है बाबू, ठीक है, इसमें से करंट अगर आई चले, ठीक है, तो मैंने बोला था, ठीक है, कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकल रही है तो जो सेल का पोटेंशियल है वो ईएमएफ होगा। अगर सेल से करंट आई निकल रही है, ठीक है, अगर सेल से बच्चे करंट आई निकल रही है तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेल का, वो होता है बच्चे क्या, टर्मिनल विभव होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। V बराबर E माइनस IR हो जाएगा इसका रिलेशन, ठीक है। और ये जो तीनों फार्मूले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाले, इन तीनों फार्मूलों को भी अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा बच्चे, ठीक है। फिर किरचॉफ के लॉ के बारे में बात करते हैं। पहला असर क्या है, जंक्शन रूल या KCL है, किरचॉफ करंट रूल, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है बच्चे, किस पे बेस्ड है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या है सर, आधारित है, ठीक है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सर क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ क्या सर, आउटगोइंग करंट, ठीक है। मतलब आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है सर। और यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बाबू क्या होता है, बेस्ड होता है। पहला लॉ हो गया। दूसरा रूल बच्चे क्या है, लूप लॉ है या KVL है बच्चे, ठीक है। KVL सर यह किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। किसी भी लूप में, ठीक है, किसी भी लूप में सभी पोटेंशियल का सम, किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में, याद रखिएगा क्लोज लूप में, ठीक है, किसमें बच्चे, क्लोज लूप होना चाहिए। लूप कैसा होना चाहिए बाबू, लूप कैसा होना चाहिए सर, लूप आपका क्लोज होना चाहिए। तो किसी भी क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल का सम बच्चे क्या होता है, सभी पोटेंशियल का सम सर 0 के इक्वल होता है बच्चे, ठीक है। और ये चीज, ठीक है, हायर पोटेंशियल, ठीक है, अगर सर पाथ देखो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चलती है। अगर आपने पाथ चूज किया हायर से लोअर वाला, तो जो डेल्टा V होगा वो माइनस IR के बराबर होगा, ठीक है। करंट तो हमेशा हायर से लोअर ही चलती है। अगर करंट ऐसे चल रही है तो इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल, लेकिन सारी चीजें आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने पाथ लोअर से हायर का ले लिया, अगर आपने पाथ लोअर से हायर ले लिया बच्चे, तो डेल्टा V प्लस IR होगा, ठीक है, प्लस IR होगा। अगर हायर से लोअर तो डेल्टा V माइनस IR। ऐसे समझो कि हायर से लोअर, लोअर मतलब नेगेटिव, तो डेल्टा V सर माइनस IR। अगर लोअर से हायर पे चल दिए हैं, हायर पे चल दिए बच्चे, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा सर, प्लस IR। हायर, हायर मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा V क्या होगा बच्चे, प्लस IR। सारी चीज आपके इसी पथ के ऊपर डिपेंड करेगी। पथ अगर हायर से लोअर तो डेल्टा V माइनस IR, पथ अगर लोअर से हायर है तो सर क्या होगा, डेल्टा V प्लस IR होगा। और करंट तो हायर से लोअर चलती है, करंट चलेगी उससे आप देख लेंगे कि ये हायर है एक लोअर है, लेकिन आपका पाथ डिपेंड करेगा कि डेल्टा V कैसा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बच्चे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज अगर माइनस प्लस के साथ पोलरिटी है तो इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस या प्लस प्लस का पोलरिटी है सीरीज में तो इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट तो सीरीज में है बच्चे तो R1 प्लस R2 होगा ही, वो तो फिक्स है। पैरेलल में अगर प्लस प्लस देखो, प्लस प्लस एक साथ है, माइनस माइनस एक साथ है, तो इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और अगर कोई यहाँ से R इक्विवेलेंट आपसे पूछे तब R इक्विवेलेंट तो सीधा सा उसको जवाब दे दोगे क्या बच्चे, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, अरे 1 में R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, जो पैरेलल के लिए होता है बच्चे वही आप यहाँ पे लगा दोगे, वही आप यहाँ पे बच्चे क्या कर दोगे, लगा दोगे बाबू। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट तो निकालना बहुत ही आसान है बच्चे, बच्चों का खेल है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं सर, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने क्या किया कि 5 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया।
5 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया बच्चे। उन्होंने बताया कि अगर R1/R3, ठीक है, अगर R1/R3 बराबर R2/R4 है तो यह व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट है। अगर ऐसा होगा तो R5 में से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। कब सर? अगर R1/R3 बराबर R2/R4 हो तो यह व्हीट स्टोन की बैलेंस स्टेट की कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो इस R5 में से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज की अब एप्लीकेशन है बच्चे, क्या पहला मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज की हेल्प से क्या होता है सर, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस की हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चे, ठीक है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। यह मीटर ब्रिज बच्चे क्या करता है, यह मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। यह मीटर ब्रिज क्या करता है सर, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है बच्चे, ठीक है। और ये सर क्या होता है, देखो R/L बराबर S बटे में 100 - L होता है। इसमें 1 मीटर लंबा सर एलॉयज का वायर यूज किया था, नाइक्रोम मैग्नेटिक कॉन्स्टेंटिनम का वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इस वायर के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए बच्चे। आगे बात करते हैं सर अमीटर। अमीटर सर क्या होता है, करंट को मेजर करता है और ये सर्किट के सीरीज में लगा होता है, ठीक है। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस बच्चे 0 होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। और बच्चे आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बाबू क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बच्चे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये हो गया अमीटर के बारे में चीज़ है और ये हो गया बच्चे वोल्ट मीटर के बारे में चीज़ है। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। अब देखो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होती है सर, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि स्मॉल करंट को मेजर करती है। और हमको अगर लार्ज करंट को मेजर करना होगा तो उस गैल्वेनोमीटर को मुझे अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाबू क्या करते हैं हम लोग, शंटिंग करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग शंटिंग करते हैं। और शंटिंग का मतलब क्या होता है सर, कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एस को जोड़ देते हैं। पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एस को जोड़ देते हैं। तो सर यहां का देखो, अब यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल में। तो सर यहां का पोटेंशियल करंट इंटू रेजिस्टेंस IG इंटू जी बच्चे, ठीक है, बराबर यहां का पोटेंशियल S इंटू I माइनस ऑफ IG बच्चे हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टामीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर लोडिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने का मतलब इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस RL को जोड़ देते हैं सर। तो V बराबर IG इंटू में G प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, RL हो जाएगा। आगे चलते हैं, पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर सर यह भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन यह बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि वोल्टमीटर, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्यों है बच्चे, तो जहां पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट करना हो, बहुत शुद्ध माप करना हो, तो वहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चे, इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, कि पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है बच्चे, उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 1 मीटर लंबाई में पर यूनिट लेंथ में अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया है तो आप किसी भी लेंथ में आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिएगा पोटेंशियल मीटर के बारे में, ठीक है। यूजेज बच्चे क्या है, टू फाइंड द EMF ऑफ अननोन सेल E बराबर K इंटू X, ठीक है। कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल, सर क्या हो जाएगा, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, L2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा सर क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बाई V माइनस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बच्चे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, ये सर इसका फार्मूला बस आप लोग याद रखिएगा, P बराबर W बाई T, ठीक है, V स्क्वायर बाई R, I स्क्वायर RT, ठीक है। I स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, या V इंटू आई हो जाएगा। पावर का यूनिट सर क्या होता है, पावर का यूनिट बच्चे क्या होता है, वाट होता है, समझते हो आप लोग, ठीक है। क्या होता है सर, इसका यूनिट बच्चे क्या होता है, इसका यूनिट होता है सर क्या, वाट, इसका यूनिट होता है बाबू, ठीक है। इसका वाट क्या होता है सर, यूनिट होता है, या जूल पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है बच्चे। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। इसे एक यूनिट भी बोलते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और 1 हार्स पावर बराबर सर क्या होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। या 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट भी होता है। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट बातें जो है बच्चे, ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट बातें, इतने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाबू, ठीक है, आपके, ठीक है,
इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे इंपॉर्टेंट थे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ करके रिवाइज करके बाबू शॉर्ट नोट्स, ठीक है, हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पूरा PDF बच्चे आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।